इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार। एक इमेज तो आपके दिमाग में बनी गई होगी। कौन सी इमेज? ये तो देखो आप हो और ये है आपके सामने कोई व्यक्ति, लाइक टीचर मान लीजिए जो बैठे हैं, और ये हो आप। ठीक है, ये आपके बीच में क्या है, चेयर वगैरह है कुछ, तो आपका लिया जा रहा है वैसा अब इंटरव्यू। ये वाली इमेज बन रही है ना। इंटरव्यू का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई ना कोई मौखिक एग्जाम होने वाला है। लेकिन देखो इंटरव्यू में लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी होता है। जरूरी नहीं है कि मौखिक वार्तालाप ही हो, लेकिन कंडीशंस ज्यादातर मौखिक वार्तालाप की ही होती हैं। बट कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भाई ज्यादातर तो साक्षात्कार तो देखो मौखिक ही होता है, बट उसी मौखिक के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए जिनसे उनको लिखकर भी कुछ समझाना पड़ सकता है, राइट। ऐसा कुछ सीन भी बन सकता है उसी के दौरान। तो दोनों ही तरह से होती है। ये एक आत्मनिष्ठ विधि में आती है। इसके द्वारा व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं, जो गुण होते हैं, ज्ञान होता है ना, इन सब में दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके मौखिक वार्तालाप करते हैं। उसी को हम क्या करते हैं? मौखिक साक्षात्कार विधि। अब ना इसके द्वारा क्या होता है ना, व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान खोजने, और जो शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, शारीरिक दशाएं होती हैं, मानसिक दशाएं होती हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के अंदर इस विधि का प्रयास किया जाता है। इस विधि को ऐड किया जाता है या फिर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है इस विधि के माध्यम से। ठीक है ना। इसकी कई सारी परिभाषाएं भी हैं, बट परिभाषाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको परिभाषाएं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि नहीं पूछी जाती हैं परिभाषाएं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं साक्षात्कार विधि के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास में नोट्स लिखे हुए हैं, एक बार हम उनको पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझेंगे। वैसे तो समझने वाली कोई ज्यादातर बात है नहीं इसके अंदर। एक सिंपल सा लॉजिक है कि इंटरव्यू, आपके दिमाग में जो छवि चल रही है ना, वही इसका सारा कुछ मतलब है। इसके गुण दोष वगैरह वो चीजें हैं ना, वो अपन देखेंगे। बट एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में गुण और दोष आते हैं तो वो आप वैसे भी कर दोगे, बिना पढ़े भी कर दोगे। ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम फटाफट से करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक, इसकी एक परिभाषा आपको याद रखनी है। इनके द्वारा क्या है ना, ये साक्षात्कार मेथड जो है ये इनके परामर्श से ही शुरू हुआ या फिर इनकी देखरेख में ये डेवलप किया गया। तो अगर आपको साक्षात्कार विधि के जनक के बारे में पूछ लेना दोस्तों, तो आप बता देना विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक। साक्षात्कार विधि विलियम आर मिलर एंड आपको याद क्या करना है, रोलनिक। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो डेवलप करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विलियम आर मिलर को और स्टीफन रोलनिक को। चलिए आगे हम बात करें, क्या है ये? किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के आमने सामने भेंट करके विचारों का विनिमय करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज दैट IAS का कोई इंटरव्यू होता है, कॉलेज लेक्चरर का कोई इंटरव्यू होता है, SI क्या एग्जाम होता है उसका कोई इंटरव्यू होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं और प्राइवेट जो सेक्टर के अंदर एग्जाम्स होती है ना, जो बैंक वगैरह में, उनमें तो सभी में लगभग इंटरव्यूज होते हैं। तो इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? मतलब आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का इंटरव्यू देने जा रहे हो या प्राइवेट का, तो इंटरव्यू क्यों देने जा रहे हो आप? वो अगले वाला, सामने वाला जो है आपके बारे में जानता नहीं है ना, इसलिए वो आपको बुला रहा है। आप अननोन पर्सन हो उसके लिए, और वो आपकी जो एबिलिटी है ना दोस्तों, वो देखना चाह रहा है। सामने वाला आपकी एबिलिटी देखना चाह रहा है, सामने वाला आपको परखना चाह रहा है कि आप उसके काबिल हो कि नहीं हो, आपके अंदर कितने गुण हैं या कितने दोष हैं। तो वो साक्षात्कार विधि से पता लगा लेगा सब कुछ, है ना। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य से किया गया कोई गंभीर वार्तालाप होता है ना, वही साक्षात्कार कहलाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेट, और इनके एक सहयोगी थे गुड। गुड से हेट कौन करता है, नफरत कौन करता है? गुड से। तो गुड और हेट ने क्या कहा था कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही क्या होता है? साक्षात्कार कहलाता है। तो आपके सामने वाला जो है आपके बारे में जानता नहीं है, अननोन पर्सन हो आप उसके लिए, तो वो आपको देखना चाहता है, आपके दृष्टिकोण को देखना चाहता है कि आप किस तरह से सोचते हो, हम किस तरह के क्वेश्चन वो आपको दे रहा है, तो उसके बारे में आप किस तरह का जवाब देते हो, किस तरह के आपके विचार हैं, है ना। वो सब कुछ जान करने के बाद में ही तो आपको जॉब देगा ना आपकी कंपनी के अंदर। ऐसे गलत लोगों को तो नहीं रखेगा। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, उसको लगा कि हाँ आप उसके काम के हो, आपके अंदर अच्छे गुण हैं, तो वो आपको जरूर से रखेगा। और ये क्या है? साक्षात्कार विधि है। वो कुछ ऐसे प्रश्न तैयार करता है जिनके आधार पर, अगर उसके अनुसार, प्रश्नों के आधार पर, उसके चाहने के अनुसार अगर आंसर दे देते हो आप, उसकी सोचने समझने की क्षमता के अनुसार, जैसा वो चाहता है वैसे आंसर आप देते हैं, तो उसके लिए आप परफेक्ट व्यक्ति हो सकते हो। ठीक है, और यही होता है इंटरव्यू के अंदर। तो ये हो गया आपका विचारों का आदान प्रदान करने वाली जो विधि है, वो आपकी साक्षात्कार विधि होती है। साक्षात्कार विधि जो है ना, व्यक्ति की संवेदनाओं को जानने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है, सबसे उत्तम मेथड माना जाता है। ठीक है ना। व्यक्ति की जो संवेदनाएं होती हैं, व्यक्ति के जो हाव भाव होते हैं,
उनका सारा पता लग जाता है जो सामने वाला होता है उसको, राइट। तो इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं इंटरव्यू मेथड के बारे में। आगे हम चलें तो साक्षात्कार विधि के अंदर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ सावधानियां भी होती हैं, उनका भी हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इसके फिर दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं हमारे। इंटरव्यू मेथड के लिए हमें प्रिकॉशंस क्या क्या चाहिए होंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा, क्या क्या प्रिकॉशन हमें ध्यान में रखने होंगे, क्या क्या सावधानियां हमें बरतने होंगे। तो देखो, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, उसको ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि प्रश्न सरल और स्पष्ट अर्थ और छोटे होने चाहिए। मतलब बोले तो प्रश्न ये नहीं है कि लो भाई भारत की राजधानी पूछ ली या फिर आपका नाम क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न नहीं जिनको वो जानता है। मैं उस वे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सामने वाला जो है प्रश्न पूछ रहा है और उसके सामने वाला जो प्रश्न बताने वाला है, ठीक है, जो इंटरव्यू दे रहा है, तो इंटरव्यू देने वाले को प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जो उसको समझ में आए, समझ गए। और उनकी लेंथ जो है थोड़ी छोटी होनी चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए प्रश्न, ताकि समझने में डिफिकल्टी आए। तो प्रश्न छोटे होने चाहिए, राइट। इसके अलावा हम बात करें, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उसके बारे में अधिक नहीं सोचना पड़े, ज़्यादा नहीं सोचना पड़े। ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो फिर टाइम लगेगा ना भाई। अगर उसको आता है तो वो फटाफट बता देगा, अदरवाइज वो मना कर देगा। तो इस तरह का होना चाहिए। अपन तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ना, एक हाई लेवल पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे के लिए अगर क्या चीज़ सही हो सकती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का मतलब डबल मीनिंग वाले, जैसे कई शब्द होते हैं ना जिनकी डबल डबल मीनिंग होती है, तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें हो सकता है हमारे लिए उस चीज़ का मतलब क्या है, हम क्या पूछ रहे हैं, और वो कुछ दूसरा मतलब समझ करके उस मीनिंग का वो बता रहा है आंसर, तो वो हमारे लिए भी डिफिकल्ट होगा, उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो डबल मीनिंग वाले शब्दों को हमें नहीं ध्यान में रखना है। जैसे एक शब्द है कर, कर एक शब्द है, तो कर के कई मतलब होते हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, ऐसे कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है ना। सोना एक धातु है जिससे गहने बनाए जाते हैं, काफ़ी मूल्यवान होती है, और धतूरे के फूल को कनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें, एक शब्द है जैसे काम, काम का पहला अर्थ कोई मतलब क्या होता है कि कोई कार्य करना, कोई वर्क करना। दूसरा अर्थ कामदेव या काम वासना से लिया जाता है। इस तरह से है ना, ऐसे डबल मीनिंग वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। इसके अलावा हम आगे चलें तो नेक्स्ट है अपना उत्तरदाता। जो इंटरव्यू देने वाला है, जो स्टूडेंट है या फिर जो उत्तरदाता है, उसको ठेस पहुंचने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। मतलब उसकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कई लोग हैं ना समाज के अंदर, वो जो नीची जाति वाले लोग होते हैं, उनको थोड़ा नीचा दिखाने की और कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की और कोशिश करते हैं कुछ ऐसी बातों का प्रयोग कर करके। बट ऐसा करना नहीं चाहिए। वैसे सब इंसान सब समान होते हैं, भगवान ने सबको समान बना के भेजा है। ये जातियाँ फातियाँ तो हमारी यहाँ पर आकर के ये सीन हुआ है धरती के ऊपर, हम ही ने बनाई है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। निम्न वर्ण को मतलब जैसे हो जाता है ना कि ठेस पहुंचाने वाली बातें कि आप किनके हो, इनके हो तो यार ठीक है आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इनके होते तो मिल जाती है, ऐसा सोच लेते हैं मन में। तो ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब प्रश्न ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न होने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई पर्टिकुलर धर्म को लेकर के ठेस पहुंचाते हैं, मुसलमान हो या फिर हिंदू हो या फिर सामने वाला कौन है, सामने वाला लेने वाला कौन है, इंटरव्यू देने वाला कौन है, तो वो भी एक चीज़ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें, इस विधि के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। ये जो मेथड है इंटरव्यू मेथड, इसके 2 टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो संरचित साक्षात्कार विधि और एक होती है असंरचित साक्षात्कार विधि। तो संरचित साक्षात्कार विधि का सीधा सीधा मतलब है कि इस प्रकार में, ये जो प्रकार है साक्षात्कार विधि का, इसमें प्रश्नों का एक क्रम निश्चित होता है कि पहले लेवल कम वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा, फिर उससे और हार्ड दिया जाएगा, फिर उससे और हार्ड, फिर उससे और हार्ड, फिर उससे और हार्ड। मतलब क्वेश्चन की जो कठिनता का लेवल है ना, वो बढ़ा दिया जाएगा धीरे धीरे आगे आगे। जैसे जैसे सरल प्रश्न का उत्तर दिया, एक हार्ड पूछ लिया, फिर उसका भी दे दिया तो उससे भी हार्ड पूछा गया, उसका दे दिया तो फिर उससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछा, फिर उसका, फिर उससे भी हार्ड क्वेश्चन पूछा, ऐसे। तो ये प्रश्नों का एक क्रम निश्चित होता है इसमें। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, एक असंरचित साक्षात्कार विधि होती है। तो इस प्रकार के अंदर ये जो साक्षात्कार विधि का प्रकार है, इसमें प्रश्नों का क्रम अनिश्चित होता है। इसके अंदर अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो कई बार अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। भाई जो उनके सामने पेपर होता है ना कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन किस किस को पूछने हैं, तो वहां पे है ना कई बार इंटरव्यू लेने वाला अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कई बार आपने कहा कि उसने पूछा कि आपको किस में रुचि है ना, आपको किसके अंदर रुचि है, तो आपने कहा कि मेरे को तो फिलोसफी के अंदर रुचि है, फिलोसॉफी में रुचि है, मैं तो फिलोसॉफी ज़्यादा जानता हूँ। तो फिलोसॉफी के क्वेश्चन से वो पूछने लग जाते हैं। फिर उसके अंदर भी आप
मतलब आपकी जो टीचिंग है उसको आपकी लाइफ से जोड़ करके कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो, कि आपने इसके क्षेत्र के अंदर क्या किया, फिलोसॉफी के क्षेत्र में आप क्या समझते हो, आप घर में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हो, इसकी विधियों को कितना बेस्ट है ये सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित पूछ लिया। तो ऐसे अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और कठिनता और सरलता का लेवल भी इसके अंदर कोई क्रम नहीं रखता है, वो भी कभी भी आ सकता है। तो ये हो गया आपका असंरचित साक्षात्कार विधि। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रश्नों के प्रकार की। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। देखो, एक प्रकार का प्रश्न होता है ओपन क्वेश्चन, यानी कि अप्रतिबंधित प्रश्न। अप्रतिबंधित प्रश्न, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए रहते हैं। मतलब उत्तर का मतलब 4 ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं दिए होते हैं क्वेश्चन के नीचे। तो ये हो गए ओपन क्वेश्चन। उत्तरदाता जो होता है मुख्य होकर, उत्तरदाता मुख्य होता है इसके अंदर। जो उत्तरदाता होता है, जो इंटरव्यू देने वाला होता है, जो स्टूडेंट होता है ना, वो मेन होता है ना, और वो फिर अपने विचार व्यक्त करता है उसके ऊपर। भाई 4 ऑप्शंस तो इंटरव्यू के अंदर बहुत ही कम जगहों पे दिए जाते हैं, किसी कंडीशन में मान लीजिए दे दिए जाएं, लेकिन वो नहीं दिए जाते हैं। तो यही ज्यादा मेथड अप्लाई किया जाता है इंटरव्यू मेथड के अंदर। अप्रतिबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके अंदर ऑप्शंस नहीं होते। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया कि सती प्रथा पर आपकी राय दीजिए, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस थोड़ी दिए जाएंगे, उत्तर थोड़ी देंगे उसको कि भाई चुनो इसके अंदर से। ये तो एक बड़ी लाइन होगी ना, कि आपको एक्सप्लेन करना है सती प्रथा के बारे में, आपकी क्या राय है, आप क्या जानते हैं सती प्रथा के बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। फिर आपके जो विचार हैं उनके आधार पर वो डिसाइड करेगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, आप स्त्रियों के बारे में कैसा सोचते हैं, स्त्रियों के लिए आपका क्या सम्मान है, आप कितना सम्मान करते हैं स्त्रियों का। तो उस चीज से है ना, आपके जो हाव भाव हैं, स्त्रियों के बारे में सम्मान की भावना है, स्त्रियों का आपका लगाव कितना है, इन सब के बारे में आपको उसको पता लग जाएगा। ठीक, तो ये अप्रतिबंधित क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैं बात करूं, एक क्वेश्चन होते हैं प्रतिबंधित क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन जिनको हम कह सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के अंदर उत्तर दिए हुए रहते हैं, और उत्तरदाता उन्हीं जो आंसर होते हैं उनके अंदर से चयन करता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रौढ़ शिक्षा धन का अपव्यय है या नहीं। प्रौढ़ शिक्षा जो होती है ना, प्रौढ़ शिक्षा, वो मतलब धन का अपव्यय है या नहीं है, इसके अंदर ज्यादा धन की आवश्यकता है या नहीं है, हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ये होते हैं आपके प्रतिबंधित क्वेश्चंस, यानी कि क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो 2 प्रकार के क्वेश्चंस थे, इनके बारे में हमने देख लिया, अप्रतिबंधित क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन, और इसके अलावा प्रतिबंधित क्वेश्चन आपके क्लोज्ड क्वेश्चन। तो अप्रतिबंधित क्वेश्चन के अंदर ऐसे प्रश्नों में उत्तर नहीं दिए रहते, उत्तरदाता मुख्य होकर के विचार व्यक्त करता है, और जैसे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा प्रतिबंधित क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो ऐसे प्रश्न में उत्तर दिए रहते हैं, उत्तरदाता हाँ या ना में उत्तर देता है इसमें। ठीक, चलिए अब आगे अपन बात करते हैं साक्षात्कार जो विधि है ना, इसके गुण क्या होते हैं। मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, यानी कि साक्षात्कार विधि के जो गुण हैं उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो, यहाँ पे आपके सामने 5 लाइनें लिखी हुई हैं। नंबर 1 में देखते हैं, इस विधि द्वारा, ये जो साक्षात्कार विधि है, इसके द्वारा बाह्य और आंतरिक जो मनोभाव है उनको ज्ञात कर सकते हैं। सपोज दैट आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आप खुद इंटरव्यू करता बन गए, आज मैंने आपको बना दिया कि आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का। ठीक है, तो क्या है ना, कई बार नहीं कहते ना लोग बाग, कई कहते हैं यार वो आदमी तो भी का मन की बात जान लेते, यार वो आपका अपना मन की बात कहीं जान गो, है ना, पहले ही बता दियो, आप तो कोई ने बताया भी को ना, अपन ने तो किसी को बोला भी नहीं, और उसने मतलब अपने मन की बात कैसे जान ली यार, अपन ने तो किसी को नहीं बताया, ऐसा बोलते हैं ना कई बार अपन। तो वो वाली चीज है उस साक्षात्कार विधि के माध्यम से। मतलब लोग जो है ना, उनका माइंड, कई लोगों का माइंड बहुत हाई लेवल तक का हो जाता है। जैसे मैं बात करूं, आप सपोज दैट सुहानी साह के नाम सुना होगा आपने यूट्यूब पे, आजकल तो काफी चल रही है उसका, है ना। तो वो क्या है ना, सामने वाले के हाव भाव देख करके उसके बारे में पता लगा लेती है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, मैं कई बार एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे लोगों के आपको, कि उनके हाव भाव, व्यक्ति के हाव भाव से पता लग जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सोचो आप, कितनी तगड़ी वाली टेक्निक है ये। टेक्निक है, ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, ये टेक्निक है, ये सीखनी पड़ती है। तो ऐसे क्या है ना, व्यक्ति के जो बाह्य हाव भाव है ना, उनके बारे में तो पता लग ही जाता है। बाह्य तो कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, इनका तो पता सब लगा सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक मनोभाव है, आंतरिक मनोभाव, अब बाह्य के अंदर मैं आपसे बताऊं, जैसे गुस्सा आता है ना किसी को, और वो गुस्सा दिखाता है अपना, कुछ इधर उधर की बातें बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, या फिर किसी को मुक्का मार देता है, किसी का मर्डर कर देता है। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज, तो ये हो गया आपका बाह्य है, ये व्यवहार तो हमें दिखता है और ये समझ भी सकते हैं अपन। लेकिन आंतरिक जो मनोभाव होते हैं, जो आंतरिक व्यवहार होता है ना, उसको ज्ञात करने के लिए इंटरव्यू मेथड ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उसकी अंदर की जो बातें हैं ना वो आ जाती हैं बाहर। आप कहेंगे सर दारू पिला दो, अंदर की सारी बातें बाहर आ जाएंगी, लेकिन हर इंसान दारू भी नहीं पीता है ना, हर इंसान थोड़े ना पीता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं, जैसे या तो उकसा दियो किसी को, वो एक बाबा जी है ना नागौर वाले, तो
वो बोलते हैं ना उकसारियो है, बोस ने उकसारिया जो थे, बोस ने उकसाया ना जी टाइम में, तो बोस ने गुस्सा आया ना। उकसावे को मतलब कहीं हो, बोस को गुस्सा आ गया, उकसाने का मतलब ये हुआ कि गुस्सा आया बोस को, और बोस को गुस्सा आया तो उसका भाई व्यवहार हो गया, ठीक है। और गुस्सा कहां से आया? अंदर से। आपने कुछ ऐसी बात बोली कि बोस को गुस्सा आ गया, तो उसके जो आंतरिक मनोभाव हैं वो बाहर आ गए। तो वो कैसे हो पाया पॉसिबल? कोई चाहता था कि भाई बॉस को गुस्सा आए तो उसने ऐसी बात बोल दी, साक्षात्कार वाला मेथड यूज करके। समझ में आ गया अब आपको? चलो, इस विधि के द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों का विचार ज्ञात कर सकते हैं। अशिक्षित, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनका भी अपन विचार ज्ञात कर सकते हैं। उनको कुछ ऐसी बात बोल करके कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या राय है। समाज के अंदर मानो पर्दा प्रथा है ना, पर्दा प्रथा चल रही है, आज भी चल रही है। तो अगर अपन बात करें, कोई बुजुर्ग व्यक्ति को अपन ऐसे कह दें कि आजकल, ऐसे मानिए दादाजी, आजकल जो महिलाएं हैं वो, अगर उनको पर्दा प्रथा से मुक्त कर दिया जाए, भाई आपको पर्दा नहीं करना है, ठीक है, आपको घूंघट वूंघट नहीं निकालना है, तो क्या ये बात सही है क्या? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भड़क जाएंगे, उनको गुस्सा आ जाएगा, नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंपरा से चली आ रही बातें हैं, दादा परदादा का टाइम से चली आ रही थी, वह कहीं वो लोग जो कर गए हैं वो क्या सही नहीं है क्या? अच्छी तो है, कुछ सही तो किया था उन्होंने। लोग बाग इधर उधर झांकते हैं सिटी के अंदर, है ना, तो गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो भी मतलब अपन अशिक्षित व्यक्तियों के विचार भी जान सकते हैं अपन साक्षात्कार विधि से। एक प्रशिक्षित अध्ययन और मानकीकृत प्रश्नावली जो है ना, देखो इसके लिए मैं आपको अलग से बोल रहा हूं, इसलिए ये लाइन लिखी है, विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि इस विधि से विश्वसनीय परिणाम प्राप्त ही हो। भाई हम हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास थोड़ी कर सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बताओ भाई, हम तो इतना ही जान सकते हैं कि भाई इसके विचार कैसे हैं, इस वाले मैटर के ऊपर, इस वाली बात के ऊपर क्या विचार रखता है ये, इस वाले मुद्दे के ऊपर इसके क्या थॉट है, वही तो जान सकते हैं अपन, तो इससे ज्यादा थोड़ी जान सकते हैं, ठीक है भाई। अपन अगर कह दें, कोई व्यक्ति को अपन पूछ रहे हैं कि भाई बताओ वहां पर एक कत्ल हुआ था, तो क्या आप उस टाइम में साथ थे क्या उसके? तो मान लो वो साथ था, लेकिन अगर वो बोल दे कि मैं नहीं था और उसको किसी ने नहीं देखा उस बंदे को, और उसके साथ वाले जो लोग थे वो कत्ल हो गया उनका, अब उसका तो कोई गवाह भी नहीं बचा, तो अगर वो झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं था और अगर वो था, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे? तो पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, मतलब कुछ और मेथड अपना करके, कुछ मशीन आती है आजकल, कुछ से कुछ पता लग जाता है थोड़ा बहुत, तो वो पॉसिबल है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए थोड़ी पॉसिबल है। तो विश्वसनीय परिणाम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं इससे, लेकिन कुछ कंडीशन में, जैसे एक तो प्रशिक्षित अध्ययन है। प्रशिक्षित अध्ययन का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस चीज के बारे में अध्ययन किया है, पढ़ा है या नॉलेज लिया है, ट्रेनिंग की है कि हम लोगों की झूठ को कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो वकील लोग होते हैं ना, वो झूठ को पकड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन करके वो झूठ को पकड़ सकते हैं। एक मानकीकृत प्रश्नावली बना करके, मानकीकृत प्रश्नावली का मतलब समझ रहे हो आप? वही बात है कि झूठ को पकड़ने के लिए एक प्रश्नावली बना दी, भाई अपन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये वाला जवाब देगा। कई मूवीज में नहीं देखते हो आप लोग, झूठ को पकड़ लेते हैं, एक बार उसने एक क्वेश्चन का एक जवाब दे दिया, फिर उसी क्वेश्चन का दूसरा जवाब दे देता है वो जल्दबाजी के अंदर, है ना, तो उससे उसका झूठ पकड़ा जाता है। तो वो ये दो विधियां हैं जिनके द्वारा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी कंडीशन के अंदर नहीं कर सकते हो आप, इससे हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। सामाजिक समस्याओं को दूर करने के अंदर भी ये विधि जो है ना वो उपयोगी है, साक्षात्कार विधि, ठीक है भाई। समाज के अंदर हमें समाज के लिए जिन लोगों को चुनना है ना, तो उनका हम इंटरव्यू ले सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है, कौन समाज के बारे में अपनी अच्छी राय रखता है, कौन अच्छा काम कर सकता है, तो उनको अपन आगे कर सकते हैं। निदानात्मक कार्यों में भी उपयोगी है, जो निदान करने के लिए जो काम होते हैं, मतलब किसी समस्या का निदान करते हैं, निवारण करते हैं अपन, तो उसके अंदर भी काफी काम आती है साक्षात्कार विधि, ठीक है ना भाई। निदान हो गया ना, जैसे उसने कत्ल कर दिया और उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कत्ल करने के बाद में उसका कोई वो भी नहीं था, लेकिन उसके तोड़े मारे गए, पूछा गया उससे, क्वेश्चन पूछे गए तो उल्टे सुल्टे उत्तर दे दिए, घबरा गया, तो साक्षात्कार के माध्यम से तो पॉसिबल है वो, है ना। तो इससे क्या हो गया, निदानात्मक काम भी हो जाते हैं, निदान भी हो जाता है समस्याओं का साक्षात्कार विधि के माध्यम से। अब इसके कुछ दोष देखते हैं दोस्तों, डेमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि के कुछ दोष देखते हैं, कुछ इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं अपन। देखो इस विधि में समय ज्यादा लगता है, एक तो सिंपल सी बात है, आप समझ चुके होंगे इतना तो कि इस विधि के अंदर समय ज्यादा लगता है। जैसे कोई आदमी को हम लेवल कम के क्वेश्चन दिए, फिर उसको ज्यादा के दिए, फिर उसको ज्यादा के दिए, फिर उसको ज्यादा के दिए, वो उत्तर देते जा रहा है, देते जा रहा है, आप चाह रहे हो कि एक दो क्वेश्चन तो ये गलत करे, तो उनमें क्या है ना, टाइम लग जाता है,
ठीक है, किसी की चोरी पकड़ने में टाइम लग जाए, ठीक है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। साक्षात्कार विधि के द्वारा मानसिक जो रोगी होते हैं ना और जो बच्चे होते हैं उनके विचारों को हम नहीं जान सकते। बच्चे जो है ना एक ही बात को अलग अलग टाइप से कह सकते हैं, एक बार मना कर सकते हैं, एक बार हाँ कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों के ऊपर कोई वो नहीं कर सकते अपन इस विधि को अप्लाई। बच्चे जरूरी नहीं है आपको उत्तर दें, वो मना भी कर दें आपको नहीं दूंगा उत्तर, तो कर लगाएं करे कर लो, आप क्या करते हो मेरा है? तो ये भी बात है बच्चों के ऊपर। और जो मानसिक रोगी होते हैं, जो पागल वगैरह होते हैं, मेंटल जिनका थोड़ा हेल्थ सही नहीं होती, तो वो लोग जो होते हैं ना उनकी भी थोड़ी आप लोग साक्षात्कार विधि को अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो भी तो आपको उल्टा पुल्टा जवाब देंगे, ठीक है ना। जैसे एक जवाब मैं आपको बताऊं, मैं लिखता हूं जवाब। पागल व्यक्ति को अगर आप ऐसे कहते हैं कि कबीरदास पर निबंध लिखो। अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और एक बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल बिल्कुल गिरा हुआ है, वो सोच ही नहीं सकता कि यहाँ पर कबीरदास की जीवनी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कबीरदास के बारे में बताओ, कबीरदास ने क्या क्या किए। कबीरदास पर निबंध लिखने का मतलब है उसके परिवार के बारे में भी जान लेना, उसकी पत्नी का क्या नाम था, माता का क्या था, पिता का क्या था, बच्चों का क्या था, बच्चे क्या करते थे, बच्चे क्या बने, कबीरदास ने क्या क्या किया, कौन से सन में क्या किया, कबीरदास की मतलब रिश्तेदार कौन थे, कबीरदास के आसपास का वातावरण कौन सा था, कहाँ पर वो रहता था, कहाँ कहाँ पर उसने जीवन बिताया, कितने साल जिया, कितने साल मरा, कब उसने जन्म लिया, कौन कौन से उसने ग्रंथ लिखे, ये सारी बातें। वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि अपने को इन चीजों के जवाब देने यहाँ पे, उसने तो सीधा लिख दिया उत्तर के अंदर कबीर दास ऐसे लिख करके उसने क्या किया, बच्चे ने उसने किया कबीरदास लिख दिया और उसके ऊपर उसने लिख दिया क्या, निबंध। ये लिख दिया साहब, कबीरदास के ऊपर निबंध लिख दिया, हो गया काम खत्म। ये होता है। ऐसे बोल दिया आपको कि आप लिखो कालीबाई जो है ना, कालीबाई के ऊपर लेख लिखो, तो बच्चा लिख देगा, लो भाई कालीबाई के ऊपर लेख लिख दिया, लिख दिया लेख, हो गया काम खत्म। ऐसी वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मानसिक रोगियों का, ये वाला सीन है, समझ में आ गया ना। इसे अच्छा आपको क्या ये एग्जांपल दे सकता हूं मैं, राइट। चलो अब आगे अगर अपन बात करते हैं दूसरी विधि की, टेस्ट मेथड आता है अपना, परीक्षण विधि। टेस्ट मेथड को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं आपको कि टेस्ट मेथड नाम सुनते ही, परीक्षण विधि नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक आधुनिक विधि है, ये एक नई विधि है, न्यू मेथड है। ये टेस्ट मेथड क्या है, एक नवीन विधि है, आधुनिक विधि है, ठीक। इसके अलावा यह विधि प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत आती है। भाई जो भी आधुनिक विधियां हैं ना वो तो सारी ही प्रयोगात्मक विधियों के अंतर्गत आएंगी, प्रयोगों के आधार पर ही तो चलती हैं। भाई आजकल तो लोगों ने इतनी चीजें डेवलप कर ली है, हम मनुष्यों ने, कि हर चीज को हम प्रयोग करके ही मानते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है। हर चीज का प्रयोग कर लेते हैं और फिर उसको समाज में अप्लाई करते हैं, तो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत ही आएगी ये। इसके अलावा इस विधि को अनुसंधान की क्या कहते हैं, सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, इस विधि को अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि के रूप में। अनुसंधान मतलब वही बात होगी, रिसर्च की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। परीक्षण, रिसर्च मैंने आपको समझाया था ना कि पहले आप रिसर्च करके, पहले के द्वारा किए गए जो रिसर्च है लोगों के, कोई भी एक मुद्दा है, ठीक है ना, कोई भी एक मुद्दा है, जैसे मान लीजिए पेड़ से फल गिर रहा है, तो उसके ऊपर पहले से रिसर्च हो चुके हैं, ठीक है। उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है पृथ्वी का, इसलिए वो नीचे आ रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं पहले। अगर आपको अब रिसर्च करना है तो पहले वाले रिसर्च को भी ध्यान में रख करके आप लोग क्या करेंगे, आप परीक्षण जो पहले किए हुए हैं उनको भी काम में लेंगे और अब और नए परीक्षण आप कर सकते हो कि ऊपर क्यों नहीं जाता, ठीक है ना। उसके लिए वो वाली चीज हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अनुसंधान, रिसर्च के अंदर काफी बेस्ट मेथड है ये। इस विधि में प्रयोगकर्ता सबसे पहले अपने अनुसार परिस्थिति और वातावरण को निर्धारित करते हैं। जो प्रयोगकर्ता होते हैं उनको कहाँ रिसर्च करना है, जैसे अपना गंगोत्री है, आर्कटिक महासागर जो है वहां पर मतलब बर्फ ही बर्फ तो है ना, वहां पे बर्फ ही तो है। और अगर अपन बात करें, अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप की, तो भारत का जो पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, अनुसंधान केंद्र हो गया। मतलब जो रिसर्च करने की जगह है ना, वो परिस्थिति, वातावरण, वहां की जो परिस्थिति का हम पता लगा सकते हैं वो यहाँ पे बैठे बैठे नहीं लगा सकते। वहां का जो वातावरण है उसका पता हम यहाँ पर बैठे बैठे नहीं लगा सकते, हम वहीं से लगा सकते हैं। उस महाद्वीप के बारे में रिसर्च हमें वहीं पर पता लगेगी जहां पर वो महाद्वीप है, तो वहीं पर आपको बनाना पड़ेगा रिसर्च टीम, और वहीं पर आपको अपना उनके लिए निवास स्थान, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ वहीं करनी पड़ेगी। तो परिस्थितियों के अनुसार ये चलता है, राइट। इसके अलावा परीक्षण विधि के कुछ दोष भी हैं। परीक्षण जो विधि है ना, इसके कुछ दोष भी हैं, ये एक बार आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये अपने आप एक एक बार आप पढ़ोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो हाथों हाथ अपन पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय विद्यालयों में संसाधनों का अभाव पाया जाता है।
भारत की जो स्कूल है ना, आपको पता है भारत एक गरीब देश है, तो भारत के अंदर जो संसाधन है ना, इनका काफी अभाव पाया जाता है स्कूलों के अंदर। बताओ, जैसे आपने कोई सरकारी स्कूल में पढ़े आप, तो वहां पे बताओ आप मेरे को कि आपके पास में कितनी सारी चीजें थी कि आप अनुसंधान कर सकते थे, कोई चीज के बारे में रिसर्च कर सकते थे, कोई चीज टेस्ट कर सकते थे। क्या लैब होते थे क्या अपने स्कूलों के अंदर? आज भी अच्छे ढंग से लैब नहीं है। आज भी जो अच्छी अच्छी वीआईपी स्कूल्स है ना, वहीं पर आपको सेटल्ड लैब मिलेंगे अच्छे तरीके से, बाकी स्कूलों के अंदर नहीं मिलेंगे, कॉलेजों में भी नहीं मिलेंगे आपको अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, मतलब पैसे की कमी होने के कारण हम अच्छे लैब डेवलप नहीं कर पाए, राइट। तो ये हो गया, जिससे बालक विविध प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनका सत्यापन करने के लिए प्रयोग नहीं कर पाते, और परीक्षण विधि का ये उचित उपयोग नहीं हो पाता है। परीक्षण विधि का उचित उपयोग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम परीक्षण फिजिकली नहीं कर पाते हैं। केवल सुनने मात्र से परीक्षण नहीं हो सकता है, करके भी देखना पड़ेगा। परीक्षण का मतलब ये होता है, ठीक। भारत एक गरीब देश है, तो सरकारी विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर प्रयोगशाला की व्यवस्था संभव ही नहीं हो जाती, जिससे छात्र उचित उपयोग संबंधी गतिविधियां संपन्न कर सके, ठीक। तो बच्चे के लिए प्राथमिक कक्षाओं के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है प्रयोग। परीक्षण विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। परीक्षण विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम जो है उसको निर्धारित समय पे पूरा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि परीक्षण के अंदर लगता है दोस्तों समय, और समय नहीं है, परीक्षण के अंदर समय ज्यादा लगता है, इस वजह से हम पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सकते टाइम पे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, सभी विषयों का परीक्षण विधि के माध्यम से अधिगम नहीं किया जा सकता। सभी विषयों का जो परीक्षण विधि है उसके माध्यम से हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। भाई मान लीजिए हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, तो इनके अंदर आप कौन से मेथड लगाओगे विज्ञान के, हाँ, जिनसे आप उनको परीक्षण विधि के माध्यम से पढ़ोगे? वहां पर तो शब्दों के अर्थ आ गए, आपका काम खत्म। उदाहरण याद करने हैं, नियम याद करने हैं, वहां पर तो कोई विधि तो काम आ नहीं रही है। इसलिए ये विधि भाषा संबंधी जो अधिगम है ना, उनके अंदर व्यापक रूप से काम में नहीं ली जाती। भाषा संबंधी अधिगम मतलब जो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है, आपके उर्दू है, इन भाषाओं के अंदर काम में नहीं ले सकते हैं इसको। परीक्षण संबंधी विधि में शिक्षक उदासीनता का परिचय देते हैं। परीक्षण संबंधी जो विधि होती है इसमें शिक्षक उदासीनता का परिचय देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जिन सिद्धांतों को छात्र परीक्षण द्वारा सत्य सिद्ध करना चाहते हैं ना, वह सत्य है। परीक्षण, अगर कोई मैटर आपने डाला हुआ है सिलेबस के अंदर, कोई टॉपिक डाला हुआ है, उसको परीक्षण के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। स्कूल में परीक्षण करने के लिए संसाधन ही मौजूद नहीं है, तो शिक्षक भी बेचारा उदासीन होगा ही होगा। वो कैसे समझाएगा बच्चों को? या तो खुद खर्चा करे, लाए वहां पे कुछ चीजें समझाने के लिए, तभी पॉसिबल है। तो ये इसके क्या हो गए हैं दोस्तों? परीक्षण विधि के दोष हो गए हैं सारे के सारे। पहला दोष क्या था? संसाधनों का अभाव पाया जाता है भारत के अंदर, प्राथमिक कक्षाओं के प्रयोगशाला का विकास संभव नहीं है, इसके अलावा पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर नहीं कर सकते क्योंकि समय ज्यादा लगता है, और इस विधि का ये जो विधि है सभी विषयों का जो अधिगम है वो पॉसिबल भी नहीं है, भाषाओं संबंधी विषयों का पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शैक्षिक उदासीनता का परिचय देते हैं यहाँ पे, और जो शिक्षक हैं वो उदासीनता का परिचय देते हैं, और वो जानते हैं कि सिद्धांतों को छात्र परीक्षण के द्वारा सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो सत्य है, राइट। अब आगे बात करते हैं परीक्षण जो विधि है, परीक्षण विधि द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक, विद्यालय, परिवार की क्या होती है दोस्तों? भूमिका होती है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं परीक्षण विधि द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक, विद्यालय एवं परिवार की क्या भूमिका होती है। क्या समझे यहाँ पे आप? परीक्षण जो विधि है अपनी, इसके अंदर अधिगम जो है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में शिक्षक जो होता है पढ़ाने वाला, और जो हमारा स्कूल होता है विद्यालय, और जो हमारा परिवार है, इनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षण विधि के अंदर, इन चीजों को पढ़ना हमारे लिए, तब अच्छे ढंग से ये समझ में आएगी। चलो यहाँ पर कुछ 8-9 ये चीजें लिखी हुई हैं, इनके बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में आपको बात करूंगा, एक एक को अच्छे से समझाता हूं। देखो आपको पहली बार तो हम बात करते हैं विद्यालय में प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लेबोरेटरी इन स्कूल। देखो जो प्राथमिक स्तर की विद्यालय होती है ना, प्राइमरी लेवल की जो स्कूल्स होती हैं, उनमें जो लैब होते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। देखो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है ना, अगर महत्वपूर्ण उपकरण ना होते हैं, मान लीजिए बहुत कॉस्ट लगती है, सरकार के ऊपर ज्यादा आर्थिक भार आता है, तो क्या है ना, हम एक दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं। जैसे चित्र ले आए किसी चीज का, कोई चीज हमें समझानी है तो उसका चित्र, जैसे हमें शिवाजी पढ़ाना है तो शिवाजी का चित्र ले आए हम। जैसे हमें क्या पढ़ाना है, हमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं हम, तो हम चार्ट ले आए, चार्ट बना दिया हमने मैप ले आए, तो वो उनका तो ज्यादा चार्ज नहीं लगता ना, ठीक है। तो ऐसी हम दूसरी विधियां अपना सकते हैं, लेकिन ये चीज होनी चाहिए प्रयोगशाला की व्यवस्था, मतलब प्रयोग कर सकते हैं अपन।
जो सस्ते उपकरण के प्रयोग के लिए उपलब्ध हो सकती है, ऐसी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, जिससे क्या है ना, छात्र परीक्षण विधि से अधिगम करने के अंदर समर्थ हो सके, वो थोड़ा उसको अच्छे ढंग से समझ पाए। चलिए आगे अपन बात करते हैं दोस्तों। दूसरा जो है अपना विद्यालय में निर्देशन व्यवस्था, गाइडेंस अरेंजमेंट इन स्कूल। देखो परीक्षण विधि के द्वारा क्या है ना, जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम जो है, तो अधिगम संपन्न करने के लिए छात्रों को एक उचित निर्देश की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर जैसे उचित निर्देश से मतलब क्या समझे यहाँ पे? देखो जैसे किसी छात्र किसी भी प्रयोग का सत्यापन करने के लिए है ना, प्रयोग करना चाहते हैं, कोई भी प्रयोग है, मान लीजिए हो चुका है कि सेब जो है ना, सेब या फिर कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकोगे ना तो वो नीचे आएगी, तो छात्र चाहते हैं कि एक बार हम चेक करके तो देखें। तो अगर उनके पास में सेब नहीं है स्कूल में, तो एक पत्थर उठा सकते हो आप, स्टूडेंट को दे सकते हो जिसकी प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो रहा है, कि उसको बोलो कि इसको फेंक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर फेंक, ज्यादा ऊपर तो फेंक मत दीजिए, नहीं तो कोई को माथो फूट जाए लो, है ना। तो ऊपर फेंको, देखें वो ऊपर ही जाता है या फिर नीचे भी आता है, तो नीचे आता है, तो हो गया ना काम। तो सत्यापन के लिए, प्रयोगों के सत्यापन के लिए क्या है ना, स्टूडेंट चाहते हैं कि वो खुद भी प्रयोग करें, तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को उस प्रयोग के बारे में निर्देशित करना चाहिए, जो कि सरल रूप से छात्रों द्वारा सम्मान किया जा सके उसका। इससे छात्रों को प्रयोग की जो सामग्री है वो जुटाने में और संपन्न करने के अंदर काफी सुविधा हो सकती है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें छात्रों के परीक्षण के अवसर, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू स्टूडेंट्स। छात्रों के परीक्षण के अवसर क्या हो सकते हैं? लाइक शिक्षक जो होता है, शिक्षक को क्या चाहिए होता है कि छात्रों को अधिक से अधिक प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए, ताकि वो ज्यादा सीख सकें और उनका थोड़ा मानसिक जो विकास है वो ज्यादा हो सके, है ना। छात्र प्रयोग करने में कुशल हो जाएंगे, प्रयोग करने के अंदर कुशलता उनको प्राप्त हो सके, इसलिए शिक्षक चाहिएगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। शिक्षक को छात्रों को ये कह करके मतलब उनको निरुत्साहित नहीं कर देना चाहिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ना वही सही है, वही मान लो तुम, और तुम कुछ करो ही मत, जो मैं कह रहा हूं वही भगवान है, वही कह दी वही लोकी लगी रहे। क्योंकि प्रयोग के द्वारा जब उसी तथ्य का परीक्षण छात्र द्वारा कर लिया जाता है ना, तो उसकी जिज्ञासा क्या है ना दोस्तों, शांत हो जाती है, और जिज्ञासा शांत हो जाती है ना तो बच्चा समझ लो वो सीख चुका। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है ना वो स्थायी होता है, स्थायी होता है दोस्तों। जैसे आप सपोज दैट स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप लेकर के जा रहे हो कहीं पे घुमाने के लिए, है ना। एक तो आप स्कूल के अंदर ताजमहल के बारे में वैसे ही पढ़ाओ, ताजमहल के ये दरवाजा, एक दरवाजा इधर है, उसके सामने एक मतलब पीछे से यमुना नदी भी जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, आगरा के अंदर है, वहां पे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। एक स्टूडेंट को वहीं पे ले जाओ, ताजमहल दिखाओ पूरा, उसको मुमताज का स्ट्रक्चर दिखाओ, वहां पे जो समाधि उनकी बनी हुई है अंदर वो दिखाओ, सामने का जो नज़ारा है पीछे यमुना नदी है वो दिखाओ। फिर स्टूडेंट ज्यादा सीख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा, वो प्रयोग कर चुका है, फिर उस चीज को वो देख चुका है, उसने महसूस किया उस चीज को अच्छे से, तब वो अच्छे से सीख पाएगा। तो समझ गए ना, ये वाली बात होगी, छात्र को परीक्षण के अवसर मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, मतलब पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ टीचर। शिक्षक का एक व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए बच्चे के लिए। बच्चा कुछ पूछ रहा है ना तो आराम से उसको उत्तर देने चाहिए। अब देखो ये शिक्षक के लिए लागू नहीं होती ये सारी चीजें हमारे परिवार में भी लागू होती है। आपके परिवार में बच्चे हैं ना, तो उनके ऊपर भी ये सब चीज लागू होती है। उनको भी आप पीटोगे नहीं, डांटोगे नहीं कोई चीज के लिए, आराम से समझाओ बच्चों को, ठीक है ना। तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी कि शिक्षक को छात्रों के प्रति सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परीक्षण करते समय छात्र जो है उसके द्वारा शिक्षक से अलग प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं कि सर ये आपने कर दिया तो ये क्यों। भाई टीचर ने मान लीजिए कि ताजमहल के बारे में पूछा, जान लिया, जो मतलब तुम्हारे लेसन में जो लिखा हुआ था ना वो वही टीचर ने बताया स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट को आप वहां पे ताजमहल के पास में ले गए, स्टूडेंट वहां पे नीचे जो तलघर है ताजमहल के, कहते हैं ना आजकल चल रही है ना न्यूज, ये तलघर है ना ताजमहल के नीचे, और वहां पे कहते कि सर इन दरवाजों के अंदर क्या है बताओ मेरे को आप। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, तुम्हारे लेसन के अंदर लिखा हुआ नहीं है तो मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। आप वहां पे, हाँ भाई हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन आप कोशिश करो वहां पर किसी स्थानीय व्यक्ति को पूछने की और उस बच्चे को उत्तर देने की कोशिश करो। उसको बताओ कि भाई मेरे को नहीं पता है, मैं देखिए पूछ करके बताता हूँ, देखिए क्या सीन है यहाँ पे। या फिर आप अपने हिसाब से ये उत्तर दे सकते हो कि हो सकता है पहले जो राजा महाराजा थे जिन्होंने बनाया था उन्होंने अपने खजाने को छुपाने के लिए ये घर बनाए हों, या फिर अपनी रानियों को यहाँ पर रखने के लिए घर बनाए हों, या फिर अपने जो इसके जो कारीगर वगैरह थे उनको रखने के लिए बनाए हों, या फिर कोई सामान वामान रखने के लिए ये बनाए हो। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं। उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हारे लेसन में ये नहीं था तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं ये चीज, है ना। तो व्यवहार आपका सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आगे बात करते
करते हैं अपन, छात्रों को प्रयोग में सहायता करनी चाहिए, टीचर को हेल्प इन एक्सपेरिमेंट टू स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कि छात्रों को प्रयोग में सहायता करनी चाहिए, तो छात्रों को प्रयोग में सहायता करनी चाहिए। हो गया ये आपका, यानी कि इसको मैं आपको बताऊं, छात्र अलग अलग प्रकार के परीक्षण करने के अंदर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भाई नए परीक्षण वो करेंगे तो बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सर करना पड़ेगा। तो इन कठिनाइयों का समाधान शिक्षक के द्वारा संभव है। भाई जो जानते हैं अपन, जिन्होंने कर चुके हैं, तो वो तो बताएंगे ना कि भाई आप इसको कैसे करोगे। तो इस कठिनाई का समाधान शिक्षक के द्वारा संभव होता है, इसलिए शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि परीक्षण विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों की प्रयोग संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। इससे प्रयोग करने में छात्रों की रुचि में वृद्धि होगी। ठीक, आगे हमारा पॉइंट है दोस्तों, स्व अनुभव की प्रेरणा, मोटिवेशन टू सेल्फ एक्सपीरियंस। ठीक है, स्व अनुभव की जो प्रेरणा होती है उसको हम कहेंगे अभिप्रेरणा। एक शॉर्ट फॉर्म में अभिप्रेरणा कह सकते हैं हम, मोटिवेशन हम इसको कह सकते हैं, मोटिवेशन टू सेल्फ एक्सपीरियंस। तो इसके लिए क्या है ना, स्व अनुभव की जो प्रेरणा है, इसके लिए भी छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, उनको कहना चाहिए, उनको कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स सुनाने चाहिए कि उन लोगों ने देखो ऐसे ऐसे काम किए थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसी ऐसी बातें कह करके गए हैं, वो देखो, और ऐसे इनके पद चिन्हों पे आप चलोगे तो अच्छा कर पाओगे। इससे क्या है ना, छात्र प्रत्येक सिद्धांत या फिर जो ज्ञान होता है उसका व्यवहारिक अनुभव करने का प्रयास करेगा कि यार वाकई में ऐसा हुआ था क्या बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं क्या, तो उसके सामने 2-4 एग्जांपल्स मिलेंगे तो वाकई में उसको नॉलेज हो जाएगा कि वास्तव में ये रास्ता सही है। तो व्यवहारिक अनुभव से ही उस ज्ञान के दोष और गुण के बारे में जान पाएगा वो। तो स्व अनुभव की जो भावना होती है ना, उससे छात्रों में परीक्षण जो करने के प्रति लगाव है ना वो उत्पन्न होता है, और इस प्रकार प्रत्येक तथ्य के ज्ञान के प्रति सकारात्मक रूप से परीक्षण करने के लिए प्रेरित होगा बच्चा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्व अनुभव की प्रेरणा। आगे हम बात करें प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण अब मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। देखो, प्रमाणों के प्रस्तुतिकरण की जो व्यवस्था है ना, शिक्षक को उसी स्थिति में करनी चाहिए जब विद्यालय में प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं हो। प्रयोगशाला हो तो प्रमाणों के प्रस्तुतिकरण की जरूरत ही नहीं है, प्रयोग करके आप बता सकते हो। ऐसे बोलते हैं ना भाई, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है, जब प्रमाण सामने रखा हुआ है तो फिर प्रमाणों के प्रस्तुतिकरण की जरूरत नहीं, उसका प्रयोग करके दिखा दो। जैसे इतिहास संबंधी ज्ञान के लिए शिक्षक को अलग अलग प्रकार के प्रमाणों को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इतिहास संबंधी ज्ञान पर प्रयोग करना संभव नहीं है ना, तो इतिहास जैसे विषयों के लिए प्रमाणों की जरूरत होती है। आपको प्रमाण दिखाओ भाई, है ना, तो आप कोई बुक से ला करके प्रमाण दिखाओगे, ये देखो इस बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मराठाओं का आक्रमण भारत के अंदर इस समय हुआ, राजस्थान में इस समय हुआ, है ना, जो महाराणा प्रताप थे उनका देहांत इस समय हुआ, उन्होंने ये काम किए, अकबर से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की उन्होंने, काफ़ी अच्छे और अनुशासन और अपनी बात पर अड़िग रहने वाले शासक थे, काफ़ी वीर योद्धा थे, भाला रखते थे कुंटल का। ठीक है, ऐसी बातें तो प्रमाण आप देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें स्वमूल्यांकन के लिए प्रोत्साहन, यानी कि मोटिवेशन टू सेल्फ एवोल्यूशन, है ना, स्वमूल्यांकन के लिए प्रोत्साहन। देखो, स्वमूल्यांकन के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने से जो छात्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलापों की वैधता और विश्वसनीयता को खुद समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक शब्द लिख रहा हूं, अंकुरण, है ना, अंकुरण संबंधी क्रिया में यदि किसी छात्र का बीज अंकुरित नहीं होता है तो उसको स्वयं ये देखना चाहिए कि उसने कहां पर गलती की है। जैसे टीचर ने कहा इस पूरी क्लास को कि आपको बीज उगाने हैं, मैं आपको 4-4 बीज दे रहा हूं और आपको साथ साथ यहाँ पे रमेश उगाएगा, यहाँ पे दिनेश उगाएगा, यहाँ पे महेश उगाएगा, यहाँ पे राजू उगाएगा, यहाँ पे भोलू उगाएगा, यहाँ पे सपना उगाएगी, यहाँ पे मोहिता उगाएगी, यहाँ पे दिव्या उगाएगी, यहाँ पे वो उगाएगी, फलानी डेखी, है ना, जो भी है वो सब उगा देंगे। हैं, तो एक स्टूडेंट का बीज नहीं होगा, बाकी सबके उग गए, राइट, ऐसा होना चाहिए, हो सकता है ना, यस। तो उसको स्वयं को ये देखना चाहिए कि उसने कहां पर गलती की है, बाकी लोगों ने कैसे कैसे काम किया था, बाकी लोगों ने किस समय में बीज उगाया था, बाकी लोगों ने पानी कब कब दिया, किसने कितना पानी दिया और खाद कितना डाला, ये चीज तो इंपॉर्टेंट होती है। तो किन नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं किया मैंने, बाकी लोगों ने किया तो उनके उग गए, मेरा नहीं होगा, बल्कि जमीन भी वहीं पे है और बीज भी वही हैं, सेम वैरायटी के, फिर भी क्या हुआ। इससे छात्र स्वयं अपनी परीक्षण संबंधी जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको खोज सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको ये समझाया ना, उससे ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि अलग अलग प्रकार की विद्यालयी सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर ही इस विधि को सर्वोत्तम, प्रमाणिक और उपयोगी बनाया जा सकता है। बट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि विद्यालय के अंदर ये सब कुछ चीजें व्यवस्था होनी चाहिए और इसका लाभ छात्रों को पहुंचाया जा सकता है। अगर सुविधाएं हैं तो ये चीज पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये होगी आपकी परीक्षण विधि द्वारा अधिगम को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक, विद्यालय और परिवार की भूमिका।
और ये आपके जीवन में भी काम आने वाली सारी चीजें हैं। ठीक, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड के बारे में बात करते हैं अपन। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड, इसका जनक कौन है दोस्तों? वुडवर्थ इसका जनक है प्रश्नावली विधि का। इसका आदि जनक सुकरात को माना जाता है। प्रश्नावली विधि में तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फटाफट याद रखो, जनक तो वुडवर्थ है, इसका आदि जनक सुकरात है। मतलब सबसे पहले इस विधि का जो मतलब थोड़ा बहुत काम किया है इस पे, वो जनक सुकरात ने किया, और जनक इसका वैसे एक्चुअल जनक इसका वुडवर्थ को माना जाता है। अगर आपको आदि जनक पूछे तो आप बता देना सुकरात, और आपको जनक पूछे तो आप बता देना वुडवर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का प्रयोग वुडवर्थ ने किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया, तो नाम आपका क्या आएगा? वुडवर्थ, जो कि जनक है इस विधि के, है ना। प्रश्नावली विधि से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि समस्या से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली बना करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना। समस्या से संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली आपको बनानी है। ठीक है, जैसे मानो एक समस्या है कि बच्चे जो हैं वो कुआं कैसे खोद सकते हैं, कुआं कैसे खोद सकते हैं, खोद सकते हैं, बच्चे जो हैं वो कुआं कैसे खोद सकते हैं, राइट, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको पूरी रणनीति के साथ में प्रश्नावली बनानी है कि बच्चों को क्या क्या करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बनेगा? नंबर 1 बनेगा कि बच्चों को सबसे पहले तो जगह देखनी पड़ेगी, तो जगह कहां पे होगी, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, फिर जगह देखने के बाद में उसके लिए खोदने के लिए आपको कुछ औजार भी चाहिए होंगे, जैसे फावड़ा, ठीक है, कुदाली, गैंती वैंती, जो भी आप बोलते हो, वो सब चीजें चाहिए होंगी। फिर उसके बाद में परात चाहिए होगी उसको बाहर निकालने के लिए, मिट्टी को साइड में डालने के लिए। फिर उसके बाद में हमें पता है भाई कुआं खोदने थोड़ा और नीचे जाएगा, कुआं तो नीचे जाएगा ना जमीन के अंदर, तो फिर चाहिए होगी अपने को मिट्टी को ऊपर खींचने के लिए चैन कूपी भी चाहिए होगी। चैन कूपी मतलब एक रस्सी चाहिए होगी, काफी मजबूत रस्सी होनी चाहिए, नीचे उतरने के लिए, ऊपर आने के लिए, मिट्टी को ऊपर आने के लिए, हथियार वो जो औजार हैं वो नीचे भेजने के लिए, ऐसे वो चाहिए होगी, है ना। और किस समय बच्चे काम करेंगे, कौन कौन से बच्चे काम करेंगे, है ना, बच्चों को क्या क्या खिलाना है, वो सब चीजें। तो ये क्या हो गई फ्रेंड्स, एक प्रश्नावली बना लिया आपने, और यही क्या है, प्रश्नावली विधि होती है। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं प्रश्नावली विधि के प्रकारों की। तो प्रश्नावली विधि के जो टाइप्स होते हैं ना, वो होते हैं 4 टाइप। प्रश्नावली विधि कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। नंबर 1 खुली या मुक्त प्रश्नावली, इसको आप असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली बोल सकते हो। एक है प्रतिबंधित या बंद प्रश्नावली, एक है आपकी सचित्र या चित्रित प्रश्नावली, और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। इस तरह से 4 प्रकार की प्रश्नावलियां होती हैं। तो नंबर 1 प्रश्नावली को मैं आपको समझा देता हूं पहले। खुली मुक्त प्रश्नावली, इसको आप असीमित प्रश्नावली बोल सकते हो या अप्रतिबंधित प्रश्नावली बोल सकते हो। ये प्रश्नावली जो है ना, ये जो बंद प्रश्नावली है और खुली प्रश्नावली, ये दोनों अपने आप में विपरीत है। ये जो है ना, इसका उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यस, तो खुली प्रश्नावली में केवल प्रश्न होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, केवल प्रश्न होते हैं इस प्रश्नावली के अंदर, और उत्तर के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है। उत्तर के लिए क्या छोड़ दिया जाता है दोस्तों, स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उत्तर देने वाले व्यक्ति के ऊपर उत्तर देने के लिए कोई बंधन नहीं होता, वो अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर दे सकता है। वो कैसा भी उत्तर लिख सकता है ना, उल्टा भी लिख सकता है, अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है, और उत्तर ना भी दे, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी होती है खुली प्रश्नावली। क्या समझे खुली या असीमित अप्रतिबंधित मुक्त प्रश्नावली से? इसमें केवल प्रश्न होता है, उत्तर के लिए स्थान रिक्त छोड़ा जाता है, सिंपल, और कोई बाउंडेशन नहीं होता उत्तर देने वाले के लिए। दो भी मत भी दो, कैसा भी उत्तर दो, ठीक, जैसा काम करोगे वैसे आपको नंबर मिलेंगे। फिर होती है बंद प्रश्नावली, यानी कि प्रतिबंधित प्रश्नावली, ठीक है, या इसको आप सीमित अथवा मतलब प्रतिबंधित प्रश्नावली कह सकते हो, सीमित कह सकते हो आप इसको, सीमित। ये सीमित थी, ये सीमित है। अब देखो, इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे जितने भी संबंधित उत्तर होते हैं ना, वो लिख दिए जाते हैं, ठीक। सूचना दाता जो होता है वो अपना उत्तर उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से भरता है। जैसा कि सीन पाओ यंग ने क्या कहा, उसने कहा कि बंद प्रश्नावली में प्राय प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के पद के क्रम के अनुसार उत्तर सम्मिलित होंगे, ठीक। ऐसे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उनके आंसर नीचे लिख दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप ले सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, उनमें से आपको आंसर चयन करना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा अपनी प्रश्नावली है सचित्र या चित्रित प्रश्नावली, नाम तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यानी कि चित्र में प्रश्नावली आप इसको कह सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना, चित्र में प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर जो है वो चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जिस चित्र को व्यक्ति उत्तर के लिए समझता है वहां पर उसका निशान लगा देता है, ठीक। रीजनिंग वगैरह में देखते नहीं हो आप, जैसे बोल दे कि बताइए
कौन से त्रिभुज के अंदर 16 आकृतियां हैं, कौन से त्रिभुज के अंदर 16 आकृतियां हैं। तो ऐसी जगह पे काम आती है ये चित्रित प्रश्नावली, समझ गए। हाँ, इसके अलावा मिश्रित प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं आपसे, मिश्रित जो प्रश्नावली होती है ना, इस प्रश्नावली के अंदर कई प्रश्नों का मिश्रण होता है, इसलिए तो मिश्रित प्रश्नावली हो गई है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे, इसमें तो नाम से पता चल रहा है। तो इस प्रश्नावली में बंद और खुली दोनों प्रकार की प्रश्नावलियां होती हैं, बंद खुली भी होती है और बंद भी होती हैं, दोनों ही होती हैं इसके अंदर। और सामाजिक सर्वेक्षण के अंदर इसी प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है भैया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा देता हूं आपका, एक तो कर लीजिए उल्टा, उल्टा कर दो सिंपल। और इसके अलावा ये इसके अंदर होती हैं दोनों, मिश्रित के अंदर, सिंपल सी बात है, दोनों ही प्रश्नावलियां इसमें आती हैं। काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टाइप के, खुली के भी होते हैं और आपके बंद के भी होते हैं। चित्रित को नहीं लगाना चाहिए था, ये हो गया आपका। बंद प्रश्नावली के भी होते हैं, खुली के भी होते हैं, और खुली और बंद को दोनों को मिला देंगे तो आपका मिश्रित बन जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नोट्स में मिल जाएगा ये, खुली प्लस बंद बराबर मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है भैया, हो गई याद आपको। आगे चलते हैं अपन। तो प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार आपके समझ में आ गए। नेक्स्ट है अपना दोस्तों रेटिंग विधि। रेटिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। रेटिंग विधि का नाम सुना होगा आपने। तो रेटिंग जो विधि है ना, इसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों। रेटिंग मेथड को मापन रेखा पद्धति और रेटिंग स्केल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? मापन रेखा पद्धति और रेटिंग स्केल विधि भी इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नाम, अन्य नाम है इसका। इस विधि में 5 पॉइंट रेटिंग स्केल आधार होते हैं, ठीक है ना। रेटिंग विधि के अंदर 5 पॉइंट रेटिंग स्केल आधार होता है, इसको समझाऊंगा अभी। बालक के व्यवहार की व्याख्या वर्ग मापनी पर स्वतंत्र और स्वाभाविक परिस्थितियों में करते हैं। बालक के जो व्यवहार की व्याख्या है, बालक को व्यवहार को समझने के बाद में जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उस वर्ग मापनी पर स्वतंत्र और स्वाभाविक परिस्थितियों में करते हैं। जैसे इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, आकृतिक रेटिंग, आंकिक रेटिंग और बाधिक चयन रेटिंग। इसके बाद में हम सांख्यिकी विधि को पढ़ेंगे। देखो सिंपल शब्दों में आप इतना जान लो कि इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार और जो उसके विशिष्ट गुण होते हैं, समझ लो, व्यक्ति का व्यवहार और उसके विशिष्ट गुण। जैसे कई व्यक्तियों के अंदर अलग ही टाइप के गुण होते हैं ना, जो बाकी लोगों में नहीं होते। किसी के अंदर बोलने के ज्यादा गुण होते हैं, अच्छा ज्यादा बोल लेता है, बातों बातों के अंदर अच्छी अच्छी शायरियां बोल देता है। ऐसे प्रकार के जो गुण होते हैं वो विशिष्ट गुणों में आते हैं। तो व्यवहार और विशिष्ट गुणों का मूल्यांकन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से उनके विचार लेकर के किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि किसी व्यक्ति के बारे में उसके साथियों से पूछ करके पता लगाया जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है, और अगर ऐसा है तो वो क्यों है ऐसा। यही तो क्या है, रेटिंग स्केल विधि है। और ये 3 प्रकार याद रखना है इसके। एक तो आकृतिक रेटिंग हो गई भाई, आकृतियों के आधार पर रेटिंग करना, एक आंकिक अंकों के आधार पर करना, और एक बाधिक चयन रेटिंग। उसमें दोनों में से कोई हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकता है। तो तीनों हो गई। अगली विधि है दोस्तों अपनी स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस ज़रा सा सिंपल से याद रखना। सांख्यिकी को हम सर्वे मेथड भी कह सकते हैं, मतलब सर्वेक्षण विधि भी कह सकते हैं। ये विधि एक आधुनिक और सर्वाधिक प्रचलित विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर्वाधिक प्रचलित तो होगी। इसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया? तो आर.ए. फिशर, कार्ल पियर्सन और जर्डर्ड रॉक्स, ये 3 लोग हैं जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। कौन सी विधि का? सांख्यिकी, स्टैटिक मेथड का, या सर्वेक्षण विधि का, या सर्वे मेथड का। ठीक, सांख्यिकी के प्रयोग से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के परिणाम निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा वैध बन जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है, इसलिए निष्पक्ष भी है, विश्वसनीय है और वैध भी है। इसमें कोई दुफलबाजी भी नहीं हो सकती है, ट्रस्टेड भी है और ये वैलिड भी है, और उनके आधार पर भविष्यवाणियां करना भी पॉसिबल है। भाई आप अगर मान लीजिए परिणाम निष्पक्ष हैं, विश्वसनीय हैं और वैध हैं, जिनके ऊपर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, और ट्रस्ट कर रहे हैं तो सब चीजें आई गई है वहां पे, तो हम ट्रस्ट के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ये सांख्यिकी के प्रयोग से पॉसिबल है। सांख्यिकी विधि का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करते हुए परिणाम निकालने से किया जाता है। क्या समझे? ये जो विधि है, इसका प्रयोग कोई भी समस्या है या कोई परीक्षण है, उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं। भाई मान लीजिए कि समस्या क्या है, कोई बालक है, उसकी समस्या है कि वो कम सीखता है। क्या करता है? कम सीखता है। तो उस बालक की जो समझने कम सीखने की जो प्रक्रिया है, या उसके कम नंबर आते हैं, उसके पीछे के जो कारण है, या तो वो पढ़ाई नहीं करता घर जा करके,
वो गृह कार्य नहीं करता घर जा करके, या फिर उसको नींद ज़्यादा आती है, या फिर वो कक्षा के अंदर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है, या फिर वो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता रहता है, कुछ और बातों के अंदर उसका दिमाग है, तो उन चीज़ों का अगर हमें पता लग जाए तो हम उसका विश्लेषण करके उसके परिणाम निकाल सकते हैं कि ये इसका परिणाम होने वाला है। ठीक, इस विधि में सामाजिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, गणना और अनुमान के आधार पर तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आधार क्या क्या हो गए, अध्ययन, गणना और अनुमान, तीनों। भाई अनुमान तो भविष्यवाणी से ले सकते हो आप, गणना और अध्ययन आपका हो ही गया है, अध्ययन आप कर ही रहे हो बच्चे का, अगर उसके कारण को जानना है तो आपको, तो सांख्यिकी विधि का ये हो गया है काम। ठीक है, तो ये आपकी विधि हो गई है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं थी। आप इसका अन्य नाम तो शायद नहीं आएगा, बट आप ये प्रतिपादन याद रखिएगा, आधुनिक विधि है और भविष्यवाणियां इसमें संभव है। ये हो गया निष्पक्ष, वैधानिक और विश्वसनीय कौन सी विधि है, तो ये विधि है आपकी स्टैटिक मेथड। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट विधि है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको परीक्षण विधि करवा दी थी, तो मैंने सोचा शायद आपको निरीक्षण भी करवा दिया मैंने, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था। तो ये अपन करेंगे सबसे पहले निरीक्षण विधि को। तो देखिए निरीक्षण विधि के अंदर क्या होता है ना दोस्तों, इसका जनक जो माना जाता है ना, वो माना जाता है वॉटसन को। जेबी वॉटसन, व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन को निरीक्षण विधि का जनक माना जाता है। जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है उसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, वॉटसन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि निरीक्षण जो शब्द है इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, क्या मतलब होता है इस शब्द का, तो इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक देखना, अच्छे से देखना, ध्यानपूर्वक देखना। तो जैसे अपन कई जगह नहीं होता कि निरीक्षण कर रहे हैं, है ना, जैसे कहीं से रोड निकल रहा है, तो रोड निकल रहा है तो कई बार नहीं बोलते अपन, या फिर उनसे पूछते हैं तो क्या कर रहे हो, कि ये बोलते हैं कि यार हम मैप तैयार करें, निरीक्षण कर रहे हैं इस क्षेत्र का कि किस किस जगह से हम रोड को ले जा सकते हैं, किस किस जगह से सही रहेगा, निरीक्षण कर रहे हैं। कई चीज़ों का निरीक्षण हो सकता है, हमारी ज़मीन का निरीक्षण हो सकता है, कई चीज़ों का निरीक्षण हो सकता है, कोई स्थान का निरीक्षण हो सकता है। ठीक है, कुछ भी। इसके अलावा तो ये हो गया आपका ध्यानपूर्वक देखना। इसके अलावा अन्य नाम जो हैं इसके निरीक्षण विधि के, एक तो इसको अवलोकन विधि कहा जाता है, इसको प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है और इसको बहिर्दर्शन विधि भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ नाम है, अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि और बहिर्दर्शन विधि। तीन नाम आप याद रख सकते हो इसके। निरीक्षण विधि को ही अवलोकन विधि कहते हैं, निरीक्षण विधि को ही प्रेक्षण विधि कहते हैं और निरीक्षण विधि को ही बहिर्दर्शन विधि कहा जाता है। अच्छा, इस विधि में बाह्य रूप से प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि इस विधि का क्या मतलब है, ये विधि किसका निरीक्षण करती है, तो ये विधि जो है ना ये प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण करती है। अब प्राणी के अंदर भाई जिस भी चीज के अंदर प्राण है ना, अब उसमें ये मतलब नहीं है कि मनुष्य ही आए, उसमें जानवर भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे। ठीक है ना, मतलब ज्यादातर कंडीशन में हम बात करें पशु और मनुष्य के बारे में बात करता है मनोविज्ञान, तो निरीक्षण विधि के अंदर पशु और मनुष्य के व्यवहार का निरीक्षण करना या फिर परीक्षण करना, निरीक्षण करना क्या कहलाएगा, आपका निरीक्षण विधि कहलाएगा। ठीक है भाई, आपका कोई निरीक्षण करे, सपोज दैट मैं आपको एक बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूँ। ये हो आप, भले आप लड़का हो भले आप लड़की हो, तो आपकी हो रही है नौकरी लगने के बाद में बढ़िया वाली शादी। शादी होने से पहले क्या होता है, एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है। तो सगाई करने के लिए ससुराल वाले आते हैं, हो सकता है लड़का भी आता होगा, कईयों में कई जगह नहीं आते हैं लड़के, कई जगह आते हैं, सिटी वगैरह में तो आ जाते हैं, मटगांव में अभी ये प्रचलन ज़्यादा नहीं हुआ है, खैर धीरे धीरे बढ़ रहा है, खैर वो छोड़ो, वो अलग बात है। तो सगाई के टाइम में जो आपके ससुराल वाले आपको देखने आते हैं कि लड़का अच्छा है कि नहीं है, लड़की अच्छी है कि नहीं है ना, क्या कोई कमी तो नहीं है, बोलो बोलो बताओ चाहे कोना, है ना, कहीं तोतलो उतलो तो कोना छोरो, लंगड़ो टूटो तो कोना, पड्योली के छह कोना, है ना, आँख वाँख सही छी कोना, साइज सही है कोना मुंडा की, है ना, लखवा अखवा तो नहीं मारा हुआ है, ऐसा कुछ समझ करके लोग आते हैं आपको देखने के लिए कि भाई लड़का अच्छा है लड़की भी अच्छी है। अब आपको कोई देखना आएगा तो आप तो अच्छे हो ही हो, तो वो जो देखने वाला जो सीन है ना आपके घर पे आकर के जो देखते हैं, तो वो आपका निरीक्षण करने आते हैं, ऐसे समझो। ठीक, तो इसी को क्या कहेंगे हम, तो वो आपके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, आपके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, वो आपके बाह्य रूप के से प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण। राइट, आगे चले हम, तो निरीक्षण विधि जो है छोटे बालकों, पशुओं और पागलों के अध्ययन के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निरीक्षण जो विधि है ना ये किसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है,
तो वो एक तो छोटे बालकों के लिए रहती है, पशुओं के लिए रहती है, और पागल जो इंसान होते हैं ना उनके लिए रहती है। भाई पागलों के लिए इसलिए रहती है कि हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा निरीक्षण करके, कि क्यों वो ऐसा करता है, क्यों वो पागलों जैसी बात करता है या फिर पागल हो गया है, इसके पीछे का कारण क्या है ना, ये सब चीजें। व्यक्ति के आचरण का अवलोकन करके उसके आचरण का कारण जानना ही क्या कहलाता है, बहिर्दर्शन कहलाता है। अब आपके सामने एक शब्द आया था ना, बहिर्दर्शन, विधि भी कहते हैं इसको। तो बहिर्दर्शन किसे कहते हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है उसके आचरण का, कि वो व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है उसके बारे में जान करके, अवलोकन मतलब हो गया उसके बारे में जानना। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को जान करके उसके व्यवहार का कारण पता लगाना कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, बहिर्दर्शन कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। व्यक्ति के आचरण और क्रिया प्रतिक्रिया इन सब का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उनके कारणों का अनुमान लगाया जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस विधि के अंदर ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, प्रतिपादन जे बी वाटसन ने किया। निरीक्षण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना। अन्य नाम इस विधि के अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि और बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, व्यक्ति के आचरण का अवलोकन करके उसके आचरण का कारण जानना बहिर्दर्शन कहलाता है। और ये विधि बाह्य रूप से प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करती है, निरीक्षण करती है, और ये छोटे बालक, पशु और पागलों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस विधि के प्रकारों की हम बात करें, निरीक्षण विधि की जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ प्रकार, तो 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो औपचारिक निरीक्षण पद्धति और एक होती है अनौपचारिक निरीक्षण पद्धति। नाम से ही पता लग गया है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाने वाला जो निरीक्षण है वो औपचारिक निरीक्षण कहलाता है। और इस प्रकार का निरीक्षण यानी कि अनौपचारिक परीक्षण की हम बात करें तो इस प्रकार का जो निरीक्षण है वो अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। अनियंत्रित मतलब जो अब हमारे किस में ना हो, हमारे संयम में ना हो, परिस्थितियां हमारे काबू के बाहर हो गई हों, ऐसी कुछ परिस्थितियों के अंदर अनौपचारिक निरीक्षण पद्धति को काम में लिया जाता है। तो ये दोनों आपके प्रकार हो गए, फॉर्मल इंस्पेक्शन और इनफॉर्मल इंस्पेक्शन, ठीक है ना। तो औपचारिक निरीक्षण तो किसे कहते हैं, नियंत्रित परिस्थिति में किया जाने वाला निरीक्षण, मतलब ऐसा कोई निरीक्षण या फिर ऐसा कोई व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे नियंत्रण के अंदर है। जैसे कोई बालक है और वो अच्छे से समझ रहा है, जैसा हम उसको कह रहे हैं वैसा वो कर रहा है। हमने कोई प्रश्न पूछा उससे और उसने अच्छा आंसर दिया उसके हिसाब से, ठीक है, मतलब जैसा उसको उचित लग रहा था, उसको जैसा समझ में आ रहा था प्रश्न, उसने वैसा ही उत्तर दिया, तो वो आपका किस में आ जाएगा, आपका नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर आ जाएगा वो, ठीक। ये औपचारिक और अनौपचारिक हो गया। आगे हम बात करें निरीक्षण विधि के गुणों की, किसकी बात करें अपन, निरीक्षण विधि की अगर गुण की बात करें तो ये जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि है। पहली बात तो वैज्ञानिक है क्योंकि जो मनोविज्ञान के अंदर जो शोध हुए हैं उनके आधार पर इस विधि को बनाया गया है। मितव्ययी व विश्वसनीय विधि है ये। देखो ये विधि है, इसके ऊपर टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर काफी शोध हो चुका है, तो ये क्या है ना, विश्वसनीय विधि है। इसके अलावा निरीक्षण क्रमबद्ध व नियोजित होता है। निरीक्षण जो है आपका स्टेप बाय स्टेप होता है और नियोजित होता है। तो ये सारी चीजें हो गई इसके गुण। इसके अलावा देखो और मैं आपको बताऊं ना, ये तो इंपॉर्टेंट बातें होगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये विधि बाल केंद्रित विधि है, तो ये भी इसका गुण है, बाल केंद्रित विधि है ये, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हम इसको कह सकते हैं। इस विधि में क्या है ना, बालक के निरीक्षण के ऊपर शिक्षक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक का कार्य बालक के निरीक्षण संबंधी जो तथ्य होते हैं उनके बारे में ज्ञान प्रदान करना होता है और प्रश्नों के उत्तर देना होता है और समस्याओं का समाधान करना होता है। तो इस प्रकार ये विधि जो है ना पूरी तरह से बालकों के अनुरूप यानी कि बाल केंद्रित होती है। अब बाल केंद्रित शिक्षा वर्तमान समय में उपयोगी है और आवश्यक विधि भी है और इसी रूप में इसको स्वीकार भी किया गया है, ठीक है ना, ये बात तो आप समझते हो। इसके अलावा इस विधि का एक और गुण है, जैसे ये विधि है ना छात्र की रुचि के अनुसार ज्ञान प्रदान करती है, मतलब नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि छात्र जो होते हैं ना, छात्र अपनी रुचि और उपयोगिता के आधार पर ही क्रियाओं का गहन निरीक्षण करते हैं और इस गहन निरीक्षण के आधार पर ही वो ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक। बालक जो है वो विद्यालय में जाता है तो वहां वो विद्यालय की उस वस्तु का निरीक्षण करता है जो उसके लिए रुचिकर होती है। जैसे एक छात्र प्रयोगशाला के उपकरण का निरीक्षण करता है ना, तो दूसरा छात्र क्या करता है, वहां पे कोई बगीचा है, गार्डन है ना, तो उसका निरीक्षण करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति निरीक्षण विधि के द्वारा होती है, निरीक्षण करने के बाद में ही होती है, ठीक, ये चीज होती है। इसके द्वारा क्या होता है, निरीक्षण विधि के द्वारा तर्क शक्ति भी डेवलप हो जाती है। तर्क करने की जो शक्ति होती है ना, लॉजिक पावर, तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक पावर, तर्क शक्ति का विकास होता है इससे। निरीक्षण विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर जो तर्क शक्ति होती है उसका विकास होता है, मतलब कि छात्र किसी भी घटना के व्यापक और गहन निरीक्षण के बाद में उस घटना के बारे में अलग अलग प्रकार के तर्क दे सकते हैं, ठीक है ना।
यस। और इससे एक और उसकी शक्ति का विकास होता है, और दूसरी ओर हम बात करें जब उसे अपने तर्कों का उचित उत्तर प्राप्त होता है ना, जो तर्क देता है, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बात के ऊपर तर्क दिया, कोई इंसिडेंट हो गया, उसके ऊपर आपने तर्क दिया, तो वहीं पे एक और आदमी मौजूद था और उसने आपके तर्क को निराधार कर दिया। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हुआ था वहां पे, और ऐसा हुआ था क्योंकि वो ऐसा था इसलिए, ठीक। तो ये इसके पीछे का कारण है। तो इससे क्या है ना, आपके नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए निरीक्षण विधि को प्रभावशाली विधि के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो तर्क शक्ति का विकास होता है, इसमें लॉजिक पावर का भी विकास होता है इसके अंदर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है दोस्तों। हम देखें तो इससे क्या है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी डेवलप होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है। निरीक्षण विधि के द्वारा क्या है ना, छात्रों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पॉसिबल है, क्योंकि निरीक्षण की जो प्रक्रिया है ना, प्रयोग और सत्य के ऊपर आधारित होती है, और निरीक्षण के बाद में एक सत्य निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। और मैं आपसे कहूं, निरीक्षण विधि में छात्र जो है वो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करता है और घटना की गहराई तक जाने का प्रयास करता है, इसलिए इसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अब अगर आप मितव्ययी का अर्थ नहीं जानते तो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीली, कम खर्च करने वाला, अगर हम हिंदी की भाषा में देखें, और यहाँ पर हम लेंगे कम खर्चीली, ज़्यादा खर्चीली विधि नहीं है ये, ठीक। इसके अलावा हम इसकी बात करें इस विधि की, निरीक्षण विधि के दोष देखते हैं अपन भाई, इसके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, इसके दोष देखते हैं। तो पहली जो बुराई है इसमें, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना असंभव है। इसके अंदर व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना असंभव है। अब व्यक्तिगत समस्याओं से मतलब ये है कि आपकी जो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, उनके बारे में उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है इस विधि के द्वारा। आप कहेंगे सर पर्सनल प्रॉब्लम बोले तो, जैसे आप किसी से करते हैं प्यार, आपको मिल गया धोखा, तो आप रोओगे, तो इससे अच्छा है प्यार ही मत करो, शादी के बाद में करो जिससे करना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये जो आपको मिला है धोखा या फिर आप प्यार की प्रॉब्लम है, वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गई आपकी, क्या होगी, इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो गई है आपकी, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। आप ना ही तो उसके बारे में किसी को बता सकते हो, ना ही आपका उसका निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसके बारे में तो आप समझदार होकर के कर रहे हो ना ये काम, तो इसलिए ये चीज़ नहीं है, ठीक। इसके अलावा प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ताओं की कमी है, बहुत सारे निरीक्षणकर्ता नहीं है ना, हर इंसान ही मनोवैज्ञानिक थोड़ी होता है, मनोविज्ञान के बारे में हर इंसान थोड़ी जानता है। किसी के मन को कोई इंसान इजीली तो नहीं समझ पाएगा ना, बहुत दिनों तक साथ में रहेगा, ऐसा कुछ करेगा तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा आंतरिक व्यवहार व अचेतन का अध्ययन करना असंभव है। अचेतन मन के बारे में आपको बताया था ना, 90 और 10 का जो रेशियो था, तो अचेतन मन कितना था, 90%, 10% चेतन था। तो 90% मन का हम अध्ययन ही नहीं कर सकते इस विधि के द्वारा, केवल 10% का कर सकते हैं, तो ये भी एक कमी है इसकी। आंतरिक व्यवहार बोले तो वो अचेतन मन से ही आप ले सकते हो। आंतरिक व्यवहार, आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज के बारे में थोड़ी निरीक्षण किया जा सकता है, वो तो आपको खुद को ही पता है, सामने वाले को थोड़ी पता लगेगा निरीक्षण करता क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये सारी चीजें होती हैं निरीक्षण विधि के अंदर। तो ये क्या कह सकते हैं अपन, निरीक्षण विधि के सारे क्या है, ये दोष हैं, है ना। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, इस विधि की कुछ और भी दोष हो सकते हैं कि इस विधि में बालक को अधिक महत्व दिया गया है, और बालक हमेशा ही निरीक्षण के आधार पर किसी निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंच सकता है। भाई बालक हमेशा ही निरीक्षण के द्वारा कोई निश्चित तथ्य पर थोड़ी पहुंचेगा, बिना निरीक्षण भी तो कुछ काम हो सकते हैं ना, क्योंकि कक्षा में सभी प्रकार की मानसिक स्तर के बालक होते हैं। किसी को निरीक्षण में दक्षता प्राप्त है, कोई निरीक्षण कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, तो ये बाकी बालकों के लिए तो अनुचित हो गई फिर, तो ये भी एक इसका दोष है। इसके अलावा क्या है ना, विद्यालय के अंदर निरीक्षण के माध्यम से अधिगम की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराना भारतीय विद्यालयों में संभव नहीं है। निरीक्षण के माध्यम से, जैसा मैंने आपको कल बताया ना परीक्षण विधि के अंदर, कि लैब वैब की सुविधा हर जगह प्राथमिक कक्षा में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये विद्यालयों में संभव नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुरूप निरीक्षण गतिविधियों की व्यवस्था में धन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और वो हमारे यहाँ पे है नहीं। दूसरी बात हम करें तो निरीक्षण के माध्यम से अधिगम जो है ना वो दिशाहीन हो जाता है, दिशाहीन, ठीक है ना, जबकि पाठ्यक्रम में सभी विषयों पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं आपको तो निरीक्षण में किसी एक घटना के माध्यम से ही इसकी सत्यता को जानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। निरीक्षण जो विधि है इससे छात्र के पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक विषय में इसका प्रयोग जो है ना व्यापक रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसे आप मुझे बताइए हिंदी भाषा के अंदर कैसे इसका प्रयोग करोगे, तो वही बात है, सिमिलर है, बिल्कुल मिलती जुलती उस विधि से, परीक्षण विधि से ये वाली विधि, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा हम देखें एक विधि आपकी विकासात्मक विधि, कौन सी है, विकासात्मक विधि।
डेवलपमेंटल मेथड जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विकासात्मक विधि हो गई है। विकासात्मक विधि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे विकासात्मक विधि जो है इसका जनक कौन है, प्रतिपादन इसका किसने किया। तो फ्रेंड्स, विकासात्मक विधि का प्रतिपादन किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया? मेंडल ने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अन्य नाम क्या हो सकते हैं? तो इसका अन्य नाम है उत्पत्ति मूलक विधि और जेनेटिक विधि। इसको जेनेटिक विधि भी बोला जाता है, डेवलपमेंटल मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके अन्य नाम तो क्या क्या हो गए? उत्पत्ति मूलक विधि और जेनेटिक विधि, और इसका प्रतिपादन कौन है? मेंडल है। मटर के पौधे पे किया था इसने, है ना। इसमें मोस्टली वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ज्यादा स्टडी किया जाता है विकासात्मक विधि। भाई नाम से पता चल रहा है ना अपने को, वृद्धि और विकास, तो ये विकास ही तो होंगे दोनों के दोनों। यानी कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग विकास के आयाम, जैसे शैशवावस्था है, शैशवावस्था के अंदर अलग हो गया, बाल्यावस्था के अंदर अलग हो गया, किशोरावस्था में अलग हो गया, प्रौढ़ावस्था में अलग हो गया, वृद्धावस्था में अलग हो गया, इस तरह से अलग अलग, ठीक है। विकासात्मक विधि के अंतर्गत मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये 3 विधियां कौन कौन सी है? अनुप्रस्थ काट विधि, कालानुक्रमिक विधि और क्रमवार विधि। किसकी है ये तीनों की तीनों विधियां? सब मेथड हैं ये डेवलपमेंटल मेथड के। विकासात्मक विधि के सब कैटेगरी है ना, उपभाग हैं। कौन कौन से? इसके अंदर 3 विधियों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। एक तो अनुप्रस्थ काट विधि, एक कालानुक्रमिक विधि और एक आपका क्रमवार विधि। देखो एक एक को हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर ये भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं क्रमवार विधि की। इस विधि में किसी समूह पर कुछ साल या कुछ माह बाद पुनः अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। क्रमवार जो विधि है, क्रम से विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस विधि में कोई समूह है, उसके ऊपर कुछ साल या कुछ महीने के बाद में वापस से अध्ययन किया जाएगा तथा कुछ समय अंतराल पर उस समूह में कुछ नए लोगों को अध्ययन में और शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 लोग थे पहले उस अध्ययन के लिए, कोई अध्ययन किया जा रहा था, तो उसके लिए 10 लोगों को चुना गया, ठीक। 10 लोगों को चुना गया और उन 10 लोगों का क्या किया गया? उनके विकास का ऑब्जर्वेशन किया गया, उनके विकास को परखा गया कि 10 लोग जो हैं बाल्यावस्था के अंदर सेम एज के लोग, उनके अंदर एक ही वातावरण में रखने के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए, कितना उन्होंने ग्रोथ किया, उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है ना उसमें कितना परिवर्तन आया, वो लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो लोग कैसा खाने पीने में रुचि है उनकी, तो ये सब चीजें, राइट। हाँ, तो ये हो गया आपका। इसके बाद में अब इसके बाद में दोबारा से इन लोगों के ऊपर स्टडी किया जाएगा, तो उसके बाद में कुछ और लोग ऐड किए जाएंगे इसके अंदर। मान लीजिए 5 लोग और ऐड कर दिए गए यहाँ पे, तो फिर उनका स्टडी किया जाएगा, क्या वो 5 लोग भी उनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं क्या। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। इस विधि के अनुसार क्या है ना, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विकास प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया करना होता है। विकास मान प्रक्रिया। एक सेकंड, इसको मतलब वही है इसका, जैसे विकासात्मक को ले सकते हो आप, उसकी जगह विकासमान शब्द को यूज में ले लिया। जैसे शैशवावस्था के अंदर हो गया विकासमान, मतलब फिर आगे जाएंगे फिर विकास का अध्ययन किया जाएगा, फिर आगे जाएंगे फिर उनके विकास का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दोनों का अध्ययन किया जाता है इसमें। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों जो विकास है वो मानसिक हो, शारीरिक विकास तो एक हद तक जाके रुक जाता है, लेकिन मानसिक विकास जो है ना व्यक्ति का होता रहता है मृत्यु पर्यंत। तो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है ये। गैरेट नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा कि इस प्रकार के अनुसंधान का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए ये बहुत महंगा है ना भाई। लॉन्ग टाइम तक जो अनुसंधान किया जा रहा है, जो रिसर्च किया जा रहा है, तो वो तो महंगा तो होगा ही भाई। करने वालों को भी चाहिए, इसके लिए जो अनुसंधान कर रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना कुछ, तो वो भी अपना खर्च कर रहे हैं टाइम, तो उनको भी चाहिए टाइम की कीमत। तो इसके अलावा हम बात करें कालानुक्रमिक विधि, तो ये जो विधि है ना दोस्तों, इस विधि के अंदर लंबे समय तक व्यक्तियों के एक समूह का ही अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर और व्यक्ति ऐड नहीं किए जाते। जैसे मान लीजिए 10 व्यक्तियों को ऐड कर लिया गया है, तो 10 व्यक्तियों को ऐड करने के बाद में उन व्यक्तियों का ही काफी लॉन्ग टाइम तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों के व्यवहार का लंबे समय तक निरीक्षण करके संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। तो जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों का बहुत लंबे टाइम तक क्या किया, निरीक्षण किया, और उसके बाद में उन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैं आपको आगे समझाऊंगा पूरा अच्छे से, जब टॉपिक में आएगा वो उस टाइम में समझेंगे उसको। तो कालानुक्रमिक, लंबे काल का मतलब समय होता है, तो लंबे समय तक चलने वाली कौन सी विधि होगी, ये आपकी कालानुक्रमिक विधि होगी। इसके अलावा हम बात करें आगे अनुप्रस्थ काट विधि के बारे में। अनुप्रस्थ काट विधि, देखिए फ्रेंड्स, इस विधि के अंदर भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन एक ही समय पर किया जाता है। अनुप्रस्थ काट विधि के अंदर क्या होता है,
अलग अलग आयु वर्ग, भाई उन दोनों में तो आयु वर्ग सेम था, लेकिन यहाँ पर 5 साल के बच्चे भी हैं, 7 के भी हैं, 9 के भी हैं, 12 के भी हैं, 15 के भी हैं। ठीक, तो इन बच्चों का एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। ये हो गया आपका, इस आयु वर्ग के बच्चों पर स्मृति परीक्षण किया जाता है, उनकी याद रखने की जो क्षमता है ना उसका परीक्षण किया जाता है इसके अंदर ज्यादातर। तो ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड है अनुप्रस्थ काट विधि। तो ये आपकी तीनों विधियां हो गई हैं इस मेथड के अंदर। तीनों की तीनों विधियों का अपन अध्ययन कर रहे हैं आपके विकासात्मक विधि, जेनेटिक मेथड या डेवलपमेंटल मेथड के बारे में। तो डेवलपमेंटल मेथड में हमने क्या क्या देखा, प्रतिपादक मेंडल है, जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल, अन्य नाम उत्पत्ति मूलक या जेनेटिक विधि, इसमें मुख्यतः वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा 3 विधियां आती है इसके अंदर, अनुप्रस्थ काट विधि, कालानुक्रमिक विधि और क्रमवार विधि। तो इनकी बात करें अपन तो यहाँ पर है क्रमवार विधि। इस विधि में किसी समूह पर कुछ साल या कुछ महीने तक अध्ययन किया जाता है और कुछ समय अंतराल पर वापस से कुछ नए लोगों को ऐड करके फिर से इसमें शामिल किया जाता है, फिर से अध्ययन किया जाता है। ये विधि काफी लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए खर्चीली विधि भी है और एक गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली विधि है। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विकासमान प्रक्रिया के रूप में अध्ययन करती है ये। और गैरेट ने कहा था इसके बारे में कि इस प्रकार के अनुसंधान का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए बहुत महंगा है। इसके अलावा हम बात करें कालानुक्रमिक विधि की, तो इस विधि में लंबे समय तक व्यक्तियों के एक समूह का ही अध्ययन किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है ना। यस, तो जीन पियाजे ने अपने 3 बच्चों के ऊपर जो व्यवहार किया, अध्ययन किया था, वो कालानुक्रमिक विधि के मेथड पे ही किया था और इसके आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अनुप्रस्थ काट विधि की मैं बात करूं तो इस विधि में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन एक ही समय में किया जाता है, जैसे अलग अलग टाइम आयु वर्ग के बच्चे क्या, मतलब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो स्मृति पर परीक्षण किया जाता है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक विधि अपनी मनोदैहिक विधि, मनोदैहिक विधि साइकोसोमैटिक मेथड है ये। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका जो संबंध है ना दोस्तों, वो है मानसिक और शारीरिक दशाओं से। मनोदैहिक, मन, और दैहिक, दैहिक यानी हमारा जो देह है, शरीर है, और मन यानी मानसिक। तो इसके अंदर, नाम के अंदर ही हमारे को लिखा हुआ है कि इस विधि का संबंध किससे है, मानसिक और शारीरिक दशाओं से। इसके अलावा हम बात करें मनोशारीरिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मेथड माना जाता है। जो मनोशारीरिक प्रभाव होते हैं, मन के और शरीर के जो प्रभाव होते हैं ना, उनका अध्ययन करने के लिए मनोदैहिक विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उद्दीपन स्तर और व्यक्ति में उत्पन्न अनुभूतियों के मध्य जो संबंध होते हैं, उनका अध्ययन इस विधि के प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। उद्दीपक स्तर जो होता है, लेवल जो होता है, और व्यक्ति के अंदर जो अनुभूतियों का उद्भव होता है, उत्पन्न होती है, उनके मध्य के जो संबंध है, तो उस संबंध का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से संबंध का, उद्दीपन स्तर और उत्पन्न जो अनुभूतियां हैं व्यक्ति के अंदर, अलग अलग जो विचार आते हैं उनके बारे में, और उद्दीपन के बारे में। उद्दीपन वगैरह ही हम आगे समझेंगे, सब चीजें एक एक करके इनको देखेंगे। इसके अलावा आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। इन समस्याओं को हल करने के लिए इस विधि के अंतर्गत अनेक विधियों को शामिल किया गया, अनेक विधियां और डेवलप की गई। जैसे इसके अंदर कुछ 3 विधियां हैं, एक तो सीमा विधि, एक समायोजन विधि, औसत त्रुटि विधि, या इसको शुद्धाशुद्ध विधि भी कह सकते हो आप। इसके अलावा मध्यमान अशुद्ध विधि। 3 विधियां हैं, सीमा विधि, समायोजन विधि और मध्यमान अशुद्ध विधि, 3 विधियां हैं, ठीक। तो ये जो तीनों विधियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इनको आप ध्यान में रखिएगा, बस इनका नाम याद रखना आपको। और इसके अंदर कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से, आप बताइए मेरे को, मनोदैहिक विधि के अंदर कौन कौन सी विधियों का विकास नहीं हुआ, या फिर कौन कौन सी विधियों का विकास हुआ है, तो इन 3 विधियां आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, सीमा विधि, समायोजन विधि, मध्यमान विधि, ठीक है। या फिर आपको नाम देगा शुद्धाशुद्ध विधि, औसत त्रुटि विधि और सीमा विधि, तो भी आपका तीनों सही रहेंगे। ये भले एक ही नाम हो, एक ही विधि के नाम हो तीनों, कोई नहीं, बट होगा। चलो, अब अगली और लास्ट अपनी विधि है दोस्तों यहाँ पे विभेदात्मक मेथड, डिफरेंशियल मेथड, विभेदात्मक। देखो, प्रत्येक बालक जो है ना दूसरे बालक से भिन्न होता है, ये मैंने आपको पहले से बताता आ रहा हूं और आप भी जानते हैं इस बात को। अब ये जो भिन्नता है बालकों की, अलग अलग बालकों की जो भिन्नता है, उनके व्यवहार को निर्देशित करती है और इससे व्यक्ति की पहचान बनती है। भाई हर इंसान एक ही टाइप का होगा, एक ही टाइप का सोचेगा, एक ही टाइप का दिखेगा, एक ही टाइप का उसका व्यवहार होगा, तो फिर पहचान में कैसे आएंगे कि ये इंसान रमेश है, ये मुकेश है, ये हरीश है, ये वो है, ये वो है, ऐसे कैसे पहचान में आएगा, नहीं आएगा ना। तो यही चीज है, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है और ये भिन्नता ही उसके व्यवहार को निर्देशित करती है और इससे व्यवहार की पहचान बनती है, उससे व्यक्ति के व्यवहार की पहचान बनती है और व्यक्ति की पहचान बनती है। अब मैं बात करूं आपसे विभेदात्मक विधि के बारे में, तो विभेदात्मक जो विधि है ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन पर बल देती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का टॉपिक अलग आएगा, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो व्यक्ति के अंदर किस किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं व्यक्ति को अलग अलग भागों में बांट करके, किस टाइप के व्यक्ति सुडोल का है, गोल का है ना, इस तरह के, और बालकों की समस्याओं का समाधान करती है ये। इस विधि में अध्ययन की अन्य विधियों और तकनीकों का सहारा लिया जाता है और जो परिणाम प्राप्त होते हैं ना, उनके विश्लेषण के द्वारा सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है।
सिद्धांत को ले लिया जाता है, फिर जो इस विधि के अंदर जो सिद्धांत दिया गया है उनको। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तकनीक का सहारा कौन सी विधि में लिया जाता है तो वो आप कर सकते हो कि विभेदात्मक विधि के अंदर लिया जाता है। इसके अलावा कैटन ने एक परिभाषा दी है, इसके बारे में कहा है कि विभेदात्मक परीक्षण की रचना तथा विश्लेषण में पर्याप्त सहयोग दिया है। किसने? कैटल ने क्या किया है? विभेदात्मक जो परीक्षण है इसके अंदर काफी, इसको डेवलप करने के अंदर काफी हेल्प करी है। ये विधि बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सी विधि है वो जो बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है, फिर उनके अध्ययन के ऊपर विशेष रूप से जोर देती है, तो उस विधि का नाम है दोस्तों विभेदात्मक मेथड, विभेदात्मक विधि, डिफरेंशियल मेथड। ठीक है ना, इन चीजों को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब ये आपकी जो विधियां हैं पूरी की पूरी हो चुकी हैं कंप्लीट। मैंने आपको विधियों वाला टॉपिक सारा करवा दिया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जितना हो सके उनको बताएं। और अब अगली क्लास आपकी नेक्स्ट टॉपिक की होगी, तो आप तैयार रहना। कि मान एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पर इनकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।